हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 7 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में देख रहे थे। तो इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हमने देखा था कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वॉर में एंगेज थी। वॉर कब से कब हुआ, तो अगस्त 1914 से नवंबर 1918 तक की ये युद्ध हुआ था और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्यों ये युद्ध हुआ था, ये सारी चीज़ें हमने जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जान ली थी। अब जो है हमको कुछ आगे की चीज़ें देखना है जिसमें अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग और मिलिट्रिज्म, इसके बारे में ये कार्टून तक हमने देख लिया था। तो ये चीज़ क्या होती है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड मिलिट्रिज्म। अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग का मतलब होता है अपने जो देश है, अपने जो जहाँ हम रहते हैं, हमारा जो नेशन है उसके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता, बहुत ज़्यादा मतलब ये कि हमारा नेशन ही सब अच्छा है, हमारे नेशन में सब चीज़ अच्छा होना चाहिए। तो ये जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग और जो मिलिट्रिज्म हम पहले भी जान चुके हैं कि मिलिट्री क्या होता है। तो जहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस का दबदबा होता है, मिलिट्री लीडर्स का दबदबा होता है, तो वो ये क्या चीज़ें थी। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century many nationalist states were being established. Their government promoted the spirit of patriotism among the people, encouraging them to make them nation states strong and powerful. तो एंड ऑफ 19th century के एंड आते आते बहुत सारे जो नेशनलिस्ट स्टेट्स थे वो एस्टैब्लिश होते जा रहे थे। नेशनलिस्ट स्टेट्स मतलब छोटे छोटे स्टेट्स जो खुद में आत्मनिर्भर थे। वहाँ उनका एक ग्रुप था, ठीक है, वो एक जो ग्रुप है जो वो एक नेशन बनते जा रहा था। ठीक है, एक छोटा ग्रुप फॉर्म होता है, फिर उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, फिर धीरे 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 वो जो एक एरिया है वो एक नेशनल स्टेट बनते जाता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो क्या चीज़ को प्रमोट करती थी, जो पेट्रोटिज्म है। पेट्रोटिज्म क्या होता है, किसी प्रदेश के प्रति हमारी भावना, ठीक है, हमारी जो भावना हमारे प्रदेश के प्रति है, ठीक है, देशभक्ति जिसे कहते हैं। और ये क्या एनकरेज करता था कि नेशन को हमको स्ट्रांग और पावरफुल बनाना है। तो वो क्या बिलीव करते थे, ठीक है, दे बिलीव दैट whichever nation possess the most territory and largest number of colonies will be all powerful, while those that didn't would be crushed by the powerful neighbors. तो यहाँ पे क्या सोच थी कि अगर कोई भी नेशन है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी होनी चाहिए, उसको पूरा पावरफुल होना चाहिए, नहीं तो दूसरा जो देश है उनको क्या कर देगा, तोड़ के रख देगा, ठीक है, क्रश करके रख देगा जो पावरफुल उनके नेबर्स हैं। एट द सेम टाइम मेनी न्यू कम्युनिटीज शेयरिंग द सेम लैंग्वेज और रिलीजन बिगैन टू सी themselves as separate nation and launched struggle to establish their own independent states. और इसके साथ ही साथ जो नई कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, नई कम्युनिटीज़ मतलब जिनका लैंग्वेज एक था, जिनका कल्चर एक था, तो वो अपने आप को एक सेपरेट नेशन में बना के रखना चाहते थे। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे पहले इंडिया और पाकिस्तान एक था, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो चाहती थी कि उनका खुद का देश बने। तो इसलिए क्या कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान और मुस्लिम को अलग कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया। वैसे ही बांग्लादेश में जो मोस्टली जो बांग्ला स्पीकिंग लोग हैं, बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, वो अलग हो गए, तो बांग्लादेश अलग स्टेट बन गया। तो ऐसे ही नेशंस क्या होते जाते हैं, सेपरेट होते जाते हैं। तो यहाँ पे होड़ लगी हुई थी, स्ट्रगल था कि अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए। तो प्रोमिनेंट, इसमें प्रोमिनेंट कौन थे, प्रोमिनेंट मतलब मुख्य कौन थे, जो पॉलिश, सेस, हंगेरियन, स्लैव, जूइश पीपल, तो ये सारे लोग थे जो थे इसमें मुख्य थे। और नन ऑफ देम हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इनमें से कोई भी के पास जो है इस इन रिलीजन वाले के पास कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं था। तो काउंटलेस सच ग्रुप्स इन सेंट्रल यूरोप inspired by nationalist ideas try to break up the existing empires to build a separate independent nation state. तो ऐसे ही काउंटलेस मतलब जिनकी गिनती नहीं है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो सेंट्रल यूरोप में बनते जा रहे थे। जो नेशनलिस्ट आइडिया था, ठीक है, नेशनलिस्ट आइडिया जो फैला हुआ था उस समय, और जो एग्जिस्टिंग एम्पायर है उसको वो ब्रेक करके क्या है, इंडिपेंडेंट नेशनल स्टेट बनना चाहते थे। तो जर्मन, ऑस्ट्रियन, रशियन, टर्किश एम्पायर्स वेयर द वन दैट फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ दिस एलिमेंट मोस्ट। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किसको पड़ा, जो जर्मन, ऑस्ट्रियन, रशियन और टर्किश एम्पायर से उन पे। बट
there was one problem in establishing independent linguistic state. Many of the people speaking the same language were spread across different region. तो ऐसा linguistic state जहाँ पे लोग एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, ठीक है, linguistic मतलब लैंग्वेज, एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, तो ऐसे नेशन स्टेट्स बनाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक ही जगह पे ऐसा जरूरी नहीं है जो एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं वो एक ही जगह पे रहते हों, वो थोड़े से दूसरे लोकेशन पे भी रह सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे लोग रहते थे, तो ये नेशन स्टेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल था. इट वॉज डिफिकल्ट टू कॉन्सिडरेट ऑल दिस रीजन इनटू सिंगल स्टेट. तो ये थोड़ा मुश्किल था कि इतने अलग अलग रीजन्स पे रहने वाले लोगों को एक स्टेट में बांधा जाए. तो कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम वाज द फैक्ट दैट दिस रीजन हैड also had many people speaking different language. और इसका एक और प्रॉब्लम क्या था, जो रीजन्स है उसमें दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग थे. तो ऑल दिस फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू स्प्रेडिंग पॉलिटिकल टर्मोइल अक्रॉस यूरोप. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो लिंग्विस्टिक को लेके, रीजन्स को लेके, नेशन स्टेट बनने को लेके, तो इससे क्या है, टर्मोइल मतलब थोड़ा सा उथल पुथल चल रहा था यूरोप में. तो टेंशन केप्ट बिल्डिंग अप विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज. द फीलिंग slowly grew among the people that only way to resolve their problem was through war. अब ये जो टेंशन है ये लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में बढ़ता ही जा रहा था, और कहीं ना कहीं एक फीलिंग आते जा रही थी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आते जा रही थी लोगों के मन में कि अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लड़ाई हो सकती है, वॉर हो सकता है. तो जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म, डिप्लोमेटिक इंट्रोग एंड इकोनॉमिक सेल्फ interest soon made all talk of peace superfluous. तो यहाँ पे जिंगोलिस्टिक नेशनलिज्म मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने नेशन के बारे में सोचना, ये सोचना कि हमारा नेशन जो है, एक मतलब बहुत ही तीव्र नेशनलिज्म की भावना, ठीक है, इसको कह सकते हैं. डिप्लोमेटिक मतलब जो विचारधारा जो है ना, जो कूटनीति वाली जो विचारधारा है, और इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट भी था, ठीक है, लोग चाहते थे कि हम खुद में संपन्न रहें. तो ये जो है, जो ये सारे जो फैक्टर्स मिलके क्या है, जो पीस वाला जो बात है, ठीक है, शांति की जो बात है, उसको हवा में उड़ाते जा रहे थे. सुपरफिशियल मतलब हवा में उड़ाते जाना, उसको नकारते जाना. तो पीस एंड हार्मनी गेव वेज टू डाउट फियर एंड मेलाइस अमंग द पीपल. तो ये जो पीस और हार्मनी है, इससे लोगों के मन में क्या था, डाउट आते जा रहा था कि लोग मतलब क्या होने वाला है, लोग घबराए हुए थे, और लोगों के मन में हेट्रेड, मेलाइस मतलब एक दूसरे के प्रति घृणा आते जा रही थी, हेट्रेड वहां पे बढ़ते जा रहा था. और इन चार्ज सिचुएशन में नेशंस फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू व्यू व्हाट वाज हैपनिंग इन काम एंड रैशनल मैनर. तो इस सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ते जा रही थी, और नेशंस जो है उनको लगा कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा एक काम और रैशनल मैनर में इन चीज़ों को सुधारना. इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी पीपल वे बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. और यही वो टाइम था जब डार्विन ने अपनी थ्योरी रखी नेचुरल सिलेक्शंस में. तो इस थ्योरी में क्या कहा जाता है, जो ह्यूमंस है, ठीक है, वो उनका कैरेक्टर, नेचर क्या होते जाता है, बदलते जाता है, और इस बदलाव को वही एक्सेप्ट कर पाता है जो पावरफुल होता है, और नहीं होता है तो वो प्रजाति जो है वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है. ये डार्विन के डार्विज्म थ्योरी में ये कहा गया है. तो इन्होंने जो ये प्रिंसिपल है सोशल डार्विनिज्म में लेके आ गए. तो उनका ये मतलब था कि जो फिटेस्ट और केपेबल नेशंस है वही सरवाइव कर पाएंगे, वही प्रोग्रेस कर पाएंगे. तो डार्विन ने जो है ये थ्योरी ह्यूमंस के लिए और जो क्रीचर्स यहाँ रहते हैं हमारे प्लेनेट में उनके लिए की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको नेशंस में भी लेके आ गए. तो इनका यही मानना था कि जो नेशन बड़ा होगा, जो पावरफुल होगा, वही सरवाइव कर पाएगा. दे सॉ स्ट्रगल एज अ नेचुरल law of life and development. Many nations began to believe that it was their natural right to rule over the weaker nations because their culture was superior. तो अब यहाँ पे क्या दिखने लग गया, एक नेचुरल स्ट्रगल था, ठीक है. तो यहाँ पे एक स्ट्रगल था कि नेचुरल वे ऑफ लाइफ और डेवलपमेंट के लिए जो है स्ट्रगल्स होने लग गए. तो बहुत सारे नेशंस को ये लगने लग गया कि उनका नेचुरल राइट है कि वो जो वीकर नेशंस है, जो छोटे नेशंस है, उसमें वो राज्य करे, क्योंकि उनका कल्चर क्या है, सुपीरियर है, उनका कल्चर क्या है, तुच्छ है. दे डिड नॉट कंसिडर इट अनएथिकल to use armed forces to achieve their end, even going to the extent of justifying genocide. तो उनको कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं लगता था. अनएथिकल मतलब कुछ गलत ना लगना,
तो उनको कहीं से भी कुछ गलत नहीं लगता था कि उनको कहीं अपने आर्मी आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी का यूज़ करना पड़े, और अगर ज़रूरत पड़े तो जेनोसाइड, जेनो मतलब होता है मैनी और साइड मतलब होता है मारना, तो ग्रुप में मतलब लोगों को मार देना क्या होता है, जेनोसाइड होता है। तो ये करने के लिए भी मतलब उनको नहीं लगता था कि ये कुछ गलत है। तो न्यूज़पेपर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। तो न्यूज़पेपर्स जो है हमेशा जो है लोगों का, न्यूज़पेपर्स में क्या होता है, न्यूज़ जो समाचार है वो लिखा हुआ होता है और लोगों के ओपिनियंस भी लिखे हुए होते हैं। तो न्यूज़पेपर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा था कि लोगों के जो पब्लिक ओपिनियन है उसको इन्फ्लुएंस करने का, उसको प्रभावित करने का। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनी न्यूज़पेपर कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। और वर्ल्ड वॉर के समय में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं उन्होंने क्या किया, वो अपने पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स छापते थे जिससे अल्ट्रा नेशनलिज्म, ठीक है, अल्ट्रा नेशनलिज्म अभी मैंने बताया था कि बहुत हद तक अपने नेशन के प्रति एकदम वफादारी, ठीक है। तो ये जो नेशनलिज्म है इसको स्प्रेड करने के लिए न्यूज़पेपर्स बहुत बड़ा हाथ दे रहा था। तो दे प्रेजेंटेड न्यूज़ ऑफ इंसिडेंट्स इन सच अ प्रोएक्टिव मैनर दैट पीपल वे इंसिडेंट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एंटर इनटू पीस एग्रीमेंट। तो ये जो कुछ भी इंसिडेंट्स होते थे उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताते थे, ऐसे भड़काऊ मैनर, प्रोएक्टिव मतलब भड़काऊ तरीके से लिखते थे अपने न्यूज़पेपर्स में कि लोग जो है वो टेंशन में आ जाते थे, वो एकदम गुस्से में आ जाते थे, और इससे जो है कोई भी पीस एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा था। When British newspaper criticized the policy of Kaiser William II, the German began seeing Britain as their enemy. तो जब ब्रिटिश न्यूज़पेपर में कुछ आलोचना की गई, किसकी, कैसियर विलियम टू की, ठीक है, तो ये एक व्यक्ति हैं जिसकी आलोचना की गई ब्रिटिश न्यूज़पेपर में, तो इसमें जो है जर्मन जो है उनको बहुत गुस्सा आया और उसने ब्रिटेन को क्या है अपना एनिमी मान लिया और अपने दुश्मन की तरह उसको देखने लगा। द जर्मन रिएक्शन इन टर्न इंसाइटेड द पीपल ऑफ इंग्लैंड। अब भाई जर्मन ने रिएक्शन जो दिया इससे जो है इंग्लैंड के जो लोग हैं वो गुस्सा हो गए। सिमिलरली बाइस्ड न्यूज़पेपर रिपोर्ट लेड टू ब्रेक डाउन इन रिलेशन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। अब वैसे ही कुछ न्यूज़पेपर्स के रिपोर्ट्स जो हैं उसने फ्रांस और जर्मनी के रिलेशनशिप खराब किए। सर्बिया और ऑस्ट्रिया न्यूज़पेपर पब्लिश इन्फ्लेमेटरी आर्टिकल्स फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन आर्चड्यूक क्रिएटिंग मलाइस एंड डिस्ट्रिक्ट बिटवीन द टू नेशन। अब जो है जैसे हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट क्यों हुआ, तो ऑस्ट्रियन आर्चड्यूक को जो एसोनेट कर दिया गया था, उनकी मर्डर कर दी गई थी। तो ये जो न्यूज़पेपर्स में भी जो है इस तरीके के आर्टिकल्स, इन्फ्लामेटरी आर्टिकल्स मतलब भड़काऊ आर्टिकल्स छापने लगे, जिससे साइबेरिया और ऑस्ट्रिया में और तनाव बढ़ने लग गया। तो एक तरीके की हेट्रेड फैल गई दोनों नेशंस के बीच में। तो अल्ट्रा नेशनलिज्म फील टू राइज ऑफ मिलिट्रिज्म। अब अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है उससे मिलिट्रिज्म का भी जन्म हुआ। तो ऑल नेशन फोकस्ड ऑन फोर्टिफाइंग देयर आर्मीज एंड इक्विपिंग देम विद द लेटेस्ट वेपनरी। तो सारे जो नेशंस हैं वो क्या करने लगे, अपनी आर्मीज में जितने से जितने ज़्यादा हो गए आर्म्स वो करने लग गए, फोर्टिफाई। तो फोकस फोर्टिफाई अपना देयर आर्मीज मतलब फोर्टिफाई मतलब एक इतनी बड़ी बाउंड्री बना देना कि कोई भी दुश्मन जो है उसको पार करके अंदर ना आ सके, ठीक है। और वहाँ पे जितने लेटेस्ट वेपन्स हो सकते थे वो खरीद के अपने पास रखने लग गए। तो ईच कॉम्पीटेड विद ईच अदर टू डिस्प्ले देयर मिलिट्री पावरनेस। तो हर एक जो नेशन है वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा था कि हमारी मिलिट्री क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा बड़ी है। who had most better ship, who had most powerful cannon। so ये क्वेश्चंस थे जिसमें ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। तो मिलिट्रिज्म इज नॉट लिमिटेड टू बिल्डिंग आर्म्ड माइट। तो ये मिलिट्रिज्म इसमें इतने तक लिमिटेड नहीं था कि बहुत ज़्यादा मतलब हम फोर्टिफाई करके रख दिए, बहुत ज़्यादा हमारे पास आर्म्स मतलब हथियार हों। तो मिलिट्रिस्ट ग्रिप मूड ग्रिप्स द पीपल। तो ये जो मिलिट्री का जो मूड है वो लोगों को अपने कब्जे पे रखता है, अपने अधीन पे रखता है। दे बिलीव इन डिसिप्लिनरी रिग्रिम वेयर everyone compiles with order uncritically and accept state policy without asking question। तो ये मिलिट्रिज्म, ठीक है, मिलिट्रिज्म के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो मिलिट्रिज्म का क्या था, एक डिसिप्लिनरी रिग्रिम होना चाहिए जिसमें जो भी उस नेशन के में रहने वाले लोग हैं वो उनके ऑर्डर्स को अनक्रिटिकली मतलब बिना सोचे समझे, कुछ सोचने का उनको हक नहीं है, ठीक है, उनको बस मानना है तो मानना है, तो अपने ऑर्डर्स को बिना सोचे समझे माने, और जो भी स्टेट पॉलिसीज वो बनाए जा रहे हैं उसको वो बिना क्वेश्चंस किए एक्सेप्ट कर ले। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर अनडिटरमाइंड। तो इस समय डेमोक्रेटिक वैल्यूज अनडिटरमाइंड थे, मतलब कोई उनका अस्तित्व नहीं था। बट सच ए क्लाइमेट सूट द एजेंडा ऑफ मिलिट्री रूलर्स। लेकिन ये जो क्लाइमेट है वो किसका एजेंडा था, ऐसा एनवायरनमेंट कौन चाहता था, जो मिलिट्री रूलर से। तो ऑटोक्रेटिक रेजिम्स दैट स्ट्रेंथन
इवन एज डेमोक्रेसी इज वीकर। तो इस समय डेमोक्रेसी क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं तो मिलिट्री हैज़ टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। तो दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। तो दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स मतलब अलग अलग फीचर्स है, मतलब एक अलग सा फीचर्स है। तो इट लेड टू स्केलिंग अप ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ weaponaries and nation to seek establish their military supremacy, while it's also mold people's minds so that they began to accept state policy questioningly। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट में तो ये आप मान लो कि जितना हो सके अपने आर्म्ड फोर्सेस को उनको मतलब एकदम तगड़ा बना के रखना है, और जितनी वेपनरीज जितनी हथियार है, स्टॉक पाइलिंग मतलब उस जमाखोरी करके रखना। तो स्टॉक पाइलिंग अपने पास जितनी वेपनरीज हो गए उसको जमा करके रखना, और जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है अपने आप को वो स्थापित करके रखना, और साथ ही साथ जो लोग हैं उनका दिमाग में कब्जा, उनका ब्रेन वॉश करके रखना कि कोई भी स्टेट पॉलिसी है उसको बिना क्वेश्चन किए, अनक्वेश्चनिंगली मतलब बिना क्वेश्चन किए वो एक्सेप्ट कर ली। Figure 7.2 shows that military spending rose twofold from 20 crore euro to 40 crore euro in the 14 years from 1900 to 1950। तो यहाँ पे जो मिलिट्री की जो स्पेंडिंग है कि जिससे उनको आर्म्स वगैरह खरीदना है, ये सीधा सीधा कितना हो गया, डबल हो गया 14 ईयर्स में, 1900 से 1940 में। The military budgets of all the large nations rose steadily as they prepared for war. They set up factories exclusively to manufacture armaments, and many capitalists invest in this venture in the hope that outbreak of war would increase demand for weaponry and then maximize their profit। तो ये जो मिलिट्री बजट्स है यूरोपियन कंट्रीज के, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, और बहुत सारी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही थी जो ये क्या काम करती थी, आर्मेंट्स मतलब क्या होता है, हथियार, ठीक है, हथियार बनाने का काम करती थी। और जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट मतलब जो व्यापार में निवेश करने वाले जो लोग हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे थे इन वेंचर्स में, इन फैक्ट्रीज में, कि जब भी वॉर होगा तो ये जो डिमांड है वेपनरीज की, ठीक है, वो बढ़ेगी और उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। However, it was not as if all the people in Europe were taken in the claims of their militarist government and were in the favor of waging war। तो भाई सारे लोग तो ऐसे नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो यूरोप में सारे लोग जो है ये मिलिट्रिस्टिक गवर्नमेंट है उसके फेवर में नहीं थे, ये जो वॉर चालू होने वाला था उसके फेवर में नहीं थे। तो कुछ एंटी वॉर सेंटिमेंट्स भी थे जो धीरे धीरे जो है ग्राउंड में गेन कर रहे, स्लोली गेनिंग ग्राउंड, मतलब धीरे धीरे वो ऊपर आ रहे थे। तो स्पेशली जो लेबर मूवमेंट था और जो वुमेन्स राइट मूवमेंट था, तो यहाँ पे देखिए वुमेन्स और लेबर्स वो बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे, क्योंकि ये जो वॉर आने से उनका कोई फ़ायदा नहीं होना था। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये अपोज कर रहे थे वॉर का। तो इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि जो डिज़ाइनिंग है रूलिंग गवर्नमेंट की, इससे कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं होने वाला। तो यह कुछ चीज़ें हमने क्लास 9th में भी पढ़ी हैं। तो उन्होंने ये जो गवर्नमेंट रूल कर रहा है, जो डिज़ाइन है गवर्नमेंट का, इससे लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो वुमेन्स का मूवमेंट ये था कि अनइवोकली स्टेटेड, तो वो बिना क्वेश्चन किए, मतलब बिना सोचे समझे ये स्टेट कर रहे थे, क्लियर रूप से ये स्टेट कर रहे थे। इनवोकली मतलब हम बोल सकते हैं क्लियरली वो ये स्टेट कर रहे थे कि जो मेल का जो ईगो है, ठीक है, जो प्राइड है, ठीक है, वो उनको धक्का दे रहा है, वो जो मेल ईगो है वो उनको धक्का दे रहा है, वो उनको उकसा रहा है कि वो वॉर का डिसीजन ले। तो इससे सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़र कौन करते हैं किनको नुकसान पहुंचने वाला है, वुमेन्स और चिल्ड्रंस को। तो प्रोमिनेंट, अब इसमें प्रोमिनेंट कौन कौन थे, जो एंटी वॉर डिसेंडेंट्स मतलब जो लोग थे जो वॉर का विरोध कर रहे थे, वो इसमें कौन कौन था, कार्ल लिबकनेcht ऑफ जर्मनी, रोजा लुक्समबर्ग ऑफ पोलैंड, व्लादिमीर लेनिन ऑफ रशिया एंड सिल्विया फ्रांकोस्ट ऑफ ब्रिटेन। तो ये सारे लोग जो है वो वॉर को नकार रहे थे। बट देयर वॉइसेस वे स्वाम्प्ड बाय द वॉर हिस्टीरिया ऑफ 1940। लेकिन इनके जो आवाज़ थी वो दब गई। स्वाम्प्ड मतलब क्या हो गया, दबा देना, दब गई, क्योंकि लोगों को था भाई वॉर चाहिए, तो वॉर की जो खुशी है, होने की जो खुशी है उस 1940 में, वो इनके वॉइस को दबा दिया। तो इट वॉज ओनली आफ्टर
Thousands of people killed in the war, and families saw stream of disabled soldiers returning home. That anti-war sentiment began to spread. अब भाई जब वॉर चालू हुआ तो देखा कि हजारों हजारों की संख्या में लोग मरे जा रहे हैं वॉर में, और कई फैमिलीज के फैमिलीज के जो लोग हैं, ठीक है, वो डिसेबल्ड सोल्जर्स के रूप में वहां से वापस आ रहे हैं। तो इससे जो एंटी वॉर सेंटिमेंट्स है वो चालू होने लग गए। उसके बाद व्हाई डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों चालू हुआ? तो यहाँ पे देखो एक पोस्टर है जहाँ पे बता रहा है टर्न योर सिल्वर इनटू बुलेट्स, ठीक है, टर्न योर सिल्वर इनटू बुलेट्स। तो क्यों वॉर चालू हुआ उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।